अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का है। ठीक है, कितने केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप में हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं, कितने में कैटेगराइज किए। अब क्या है कि केमिकल रिएक्शन का हम लोग कैटेगरी में बांटने के लिए क्या किए थे कि स्टडी करना पड़ता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बिहेवियर को। ठीक है, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, टाइप बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ठीक है, ये सब क्या टाइप है रिएक्शन का कि रिएक्टेंट कैसा बिहेवियर करेगा। ठीक है, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइप में बांटते हैं। प्रोडक्ट कैसा बिहेवियर कर रहा है उसके आधार पे इसको हम लोग क्या करते हैं, टाइप में बांटते हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, सो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसी में लूज कर रहा है ऑक्सीजन, बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन है। किसी में क्या हो रहा है कि कोई एलिमेंट है सो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है सॉल्यूशन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी टाइप से हम लोग कैटेगरी बनाए हुए हैं बिहेवियर को देख के, और हम लोग इसको वन बाय वन करके सबका एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ बताते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि कॉम्बाइन हुआ, यानी कि दो चीज क्या होगा कि जुड़ना। कॉम्बाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है, और वो कॉम्बाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे Mg प्लस O2 क्या बनता है, MgO। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हम लोग को एक मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा लेकिन प्रोडक्ट एक मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, शादी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हस्बैंड और वाइफ शादी किया, दो जिसमें एक जान बन गया, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होगा, हीट यानी कि एनर्जी इवॉल्व होगा। वो रिएक्शन हुआ तो हम लोग को एनर्जी है सो मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, लाइट के फॉर्म में मिल सकता है, हीट के फॉर्म में मिल सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हुआ जिसमें हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में नेचुरल गैस जलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है, एनर्जी मिलता है, CO2 बना, H2O बना, प्लस एनर्जी निकलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह से डिवोर्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैरिज है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी एक रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, एक प्रोडक्ट बनता था। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे रिएक्टेंट एक रहेगा, कोई एक रिएक्टेंट रहेगा, और वो ब्रेक डाउन करके, क्या मतलब ब्रेक डाउन होगा, टूटना। ठीक है, कोई भी चीज टूटेगा, यानी कि इसमें क्या रहता है, एक रिएक्टेंट रहता है। ठीक है, एक रिएक्टेंट रहेगा और वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं, हम लोग लाइमस्टोन लेते हैं, CaCO3। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करके CO बनाएगा और CO2 बनाएगा। ठीक है, एक रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन होके हम लोग को दो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये क्या, किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग को रिएक्शन को करने के लिए उसमें हम लोग को हीट है सो एनर्जी है सो सप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, जिस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़े, ठीक है, जो रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन होने के लिए हम लोग को यहाँ पे हीट है सो सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हीट देना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या हुआ कि हीट है सो हम लोग को देना पड़ा, यानी कि ये रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या करेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कोई भी वो प्रैक्टिकल लाइफ रहे, नॉर्मल लाइफ रहे, उसमें भी देखिए जब भी
किसी को कोई दूसरा डिस्प्लेस करेगा तो कोई ताकतवर आदमी ही अपने से कमजोर आदमी को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। सेम चीज होता है रिएक्शन में भी, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मटेरियल रहता है वो लेस रिएक्टिव मटेरियल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, आयरन लेते हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को हम लोग डाल देते हैं, तो क्या होगा कि कॉपर को आयरन है सो डिस्प्लेस कर देगा। अब हम लोग को क्या मिल गया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया प्लस कॉपर मिल गया। तो आयरन क्या किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा। तो क्या होता है कि इसमें रिएक्टेंट क्या करता है कि आयन का एक्सचेंज करता है, ठीक है। जैसे दो रिएक्टेंट हम लोग लिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना आयन इस रिएक्टेंट को दे देगा। जैसे ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट है, ए क्या करेगा, अपना आयन एक बी रिएक्टेंट को दे दिया, बी अपना आयन एक ए रिएक्टेंट को दे दिया, यानी कि दो बार डिस्प्लेस किया। तो इसमें इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि सोडियम सल्फेट रिएक्शन किससे किया, बेरियम क्लोराइड से किया, ठीक है। क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाएगा प्लस सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सल्फर है सो डिस्प्लेस होकर किसमें चल गया, बेरियम के साथ चल गया, और क्लोरीन डिस्प्लेस होकर किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ आ गया, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट है सो ऑक्सीजन को गेन करेगा, यानी कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल क्या लिए थे, Mg प्लस O2 क्या बनाया था, MgO। पहले मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ये मैग्नीशियम क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हुआ। इसलिए ये किसका एग्जांपल हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जहां पे जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का जिस गेन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जहां से ऑक्सीजन लूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ZnO प्लस कार्बन क्या बनाता है, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये रिएक्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन गेन हुआ, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ZnO में पहले ऑक्सीजन था, ये क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उसको वन बाय वन सबको समझते हैं अच्छे से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसी तरह 8 रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जैसे इसमें क्या कॉम्बाइन, यानी कि कोई भी चीज जुड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है सो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे A प्लस B रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट एक ही मिला है। इससे ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकता है, बट प्रोडक्ट हम लोग को एक मिलेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी कि इसमें दो कंडीशन है, रिएक्टेंट का कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी हो सकता है, बट लिमिटेशन इसमें है कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स अंडरगोज केमिकल चेंज टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। There is no limitation of number of reactants that participate in chemical reaction, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी रिएक्टेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, 2 3 4 5 6 कितना भी कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही बनना चाहिए, ठीक है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी है सो रिलीज हो, इवॉल्व हो, ठीक है। तो हम लोग जिसमें एनर्जी रिलीज हो, मतलब कि हम लोग को एनर्जी मिलेगा, वो रिएक्शन हुआ तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगा तो एनर्जी है सो इवॉल्व होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा। ये किस कारण से होता है कि जैसे एक यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं, बेरियम लिए और फ्लोरीन लिए, बनाया क्या, बेरियम फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ बेरियम है, फ्लोरीन हम लोग दो लिए थे, तो क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, बेरियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तभी तो बेरियम फ्लोराइड बनेगा। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसी से एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है कि जैसे देखो बेरियम है सो और ये है फ्लोरीन, जब बॉन्ड बनाना ये दोनों चालू करेगा तो ये दोनों का एटम क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। रिपेल करेगा तो वो जो रिपल्सन है उसको, जो रिपल्सन है उसको क्या कहता है, मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करेगा कि एनर्जी है रिलीज करने लगता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज करता है तब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, तो वही जो एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो जनरली उसमें एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस रिएक्शन, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ये दोनों इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग टाइप देखते हैं। हम लोग टाइप देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसका 3 टाइप है जो एक्चुअली रिएक्टेंट के आधार पे हम लोग किए कि अगर कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ एलिमेंट्स है तो हम लोग उसको टाइप 1 में रखें, ठीक है। टाइप 2 क्या है कि अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट हो सिर्फ कंपाउंड्स है, ठीक है, तो उसको हम लोग सेकेंड टाइप में रखें। और ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों रिएक्टेंट्स में अवेलेबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो थर्ड टाइप का है, ठीक है। फर्स्ट वाले का देखते हैं एग्जांपल। बोलता है कि सिर्फ उसमें एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, लिमिटेशन नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एसो क्लोरीन से रिएक्शन किया, क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस है, जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है। ये बर्निंग ऑफ कोल का एक है। कोल में क्या रहता है, कार्बन रहता है। कार्बन जब ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो बर्न होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट हम लोग को एक मिल रहा है। तो हम लोग इस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रहे, रिएक्टेंट का नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक मिलना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड में देखते हैं जिसमें सिर्फ कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ कंपाउंड्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं। अमोनिया है सो रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से और क्या बना रहा है, अमोनियम सल्फेट बना रहा है, ठीक है। क्या है, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या बना रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्शन करता है वाटर से और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से अभी कुछ देर में एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे इस रिएक्शन को। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से और बना रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये रिएक्शन है सो बैलेंस है या नहीं। MgO CO2 बैलेंस है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन जो थर्ड टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या है कि उसमें रिएक्टेंट में एलिमेंट भी अवेलेबल होगा और कंपाउंड भी अवेलेबल होगा। हम लोग फर्स्ट 2 वाले में देखे थे, उसमें क्या था कि यहाँ तो अगर एलिमेंट अवेलेबल है रिएक्टेंट में तो सिर्फ एलिमेंट ही अवेलेबल रहेगा,
कंपाउंड अवेलेबल, सिर्फ कंपाउंड अवेलेबल रहेगा। थर्ड टाइप में क्या है कि इसमें एलिमेंट भी अवेलेबल हो सकता है और कंपाउंड भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का इसमें इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस वाटर से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से अभी बाद में। ये रिएक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। घर का हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं यानी कि पोचाड़ा करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाके चूना खरीद के लाते हैं और उसको पानी में डाल के उसको घोलते हैं। जैसे आप चूना को पानी में डालिएगा तो क्या होगा कि देखिए अब पानी बॉयल करने लगता है, यानी कि वहां के क्या हो रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी कुछ देर बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, इवॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि कोई भी रिएक्शन जो इस फॉर्म में रहे जिसमें दो रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट एक मिले, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रह सकता है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक मिले, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो हम लोग जब घर का व्हाइट वॉश करते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन है सो अकर होता है, कौन कौन सा रिएक्शन होता है, व्हाइट वॉश हम लोग क्यों करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। 4 स्टेप में इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से जाके चूना खरीद के लाएं और उसका हम लोग उसको पानी में डालते हैं, ठीक है। ये क्विक लाइम हम लोग लेके आए, इसको वाटर में डालें, ठीक है। क्या हम लोग को मिलता है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को मिलता है। हम लोग लाए चूना खरीद के, क्विक लाइम खरीद के लाए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको डाले हम लोग वाटर में, क्या मिल गया हम लोग को, स्लैग्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को मिल गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन हम लोग को मिला है, एक्वा सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, इस सफेद कलर का एक हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, दीवार में व्हाइट वॉश उसी से करते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन मिला है इसी का हम लोग यूज क्या करते हैं, वॉल का व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, ठीक है। ये थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बना, जो स्लैग्ड लाइम बना इस रिएक्शन से, ठीक है, वो क्या करेगा कि रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, हम लोग जानते हैं एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारा गैस है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम जो बना इस रिएक्शन के बाद, ये क्या करेगा, रिएक्ट करने लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल है एयर में, ठीक है, अवेलेबल है जो एयर में, उससे रिएक्शन करने लगेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ये जो रिएक्शन है ये कुछ दिन के बाद होता है, 2-3 दिन लग जाता है इस रिएक्शन को होने में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में कुछ दिन लग जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है वो क्या होगा कि वॉल जो है उसके जो सरफेस है, ठीक है, हम लोग वॉल पे क्या किए, व्हाइट वॉश किए, तो ये जो सरफेस है ये कैल्शियम कार्बोनेट इसके ऊपर बनने लगा और एक बहुत महीन परत है सो कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल के ऊपर ये बन जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, एक शाइनिंग इफेक्ट देता है ये व्हाइट वॉशिंग करने के बाद, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना था रिएक्शन में वो रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से और क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जनरली ये 2 से 3 दिन के बाद ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से, बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाया वो क्या करता है, शाइनिंग, एक शाइनिंग फिनिश देता है वॉल में, ठीक है। थोड़ा जो हम लोग पहले वॉल किए वो उससे ज्यादा थोड़ा शाइन करने लगेगा, थोड़ा और ज्यादा वो लाइट करने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी कोई घर में शादी हुआ या कोई फंक्शन है या फेस्टिवल है, दीपावली है, छठ है, कुछ भी है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि घर में व्हाइट वॉश करते हैं उससे कुछ दिन पहले, ताकि ये शाइनिंग जो होता है वॉल का, जो शाइनिंग इफेक्ट है वो क्या करेगा कि जो हम लोग मतलब कि व्हाइट वॉश किए वो रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और ये एक शाइनिंग इफेक्ट उतने दिन में हम लोग को देने लगेगा और ज्यादा शाइनिंग करने लगेगा जो हम लोग व्हाइट वॉश किए हैं। अब हम लोग क्या देखे थे कि जनरली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, ठीक है, यानी कि हीट रिलीज या एनर्जी रिलीज होगा जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है,
2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है, बट प्रोडक्ट हमको एक मिलेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हम लोग को सिर्फ एक मिला है। यहाँ भी 2 रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट हम लोग को एक मिला है, यानी कि दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन है, बेरियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है, बेरियम फ्लोराइड बनाता है और एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और हम लोग इसमें हीट जब देते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन में जब हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, तब क्या होता है कि यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को एनर्जी हम लोग को इसमें देना पड़ा, ठीक है। ये रिएक्शन क्या क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एंडोथर्मिक है इन नेचर, ठीक है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी बोथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। इसका बोलने समझाने का मतलब ये है। अब हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट और या तो लाइट ये सब रिलीज होता है। हीट और लाइट ये सब क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट में है, यहाँ पे एक पार्ट क्या एक्सो है, एक थर्मिक है। एक्सो मतलब क्या होता है, एग्जिट यानी कि रिलीज होना, थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, यानी कि जिसमें हीट है सो रिलीज होगा। हीट क्या है, फॉर्म है, एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी कि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जो एनर्जी है वो 2 फॉर्म में रिलीज हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो लाइट और हीट दोनों रिलीज हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो हीट या लाइट के फॉर्म में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराने के लिए भी कभी कभी हम लोग को एनर्जी ऐसो सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जितना एनर्जी हम लोग सप्लाई किए और जितना एनर्जी रिलीज होगा उस केमिकल रिएक्शन के बाद, तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ वो ज्यादा होगा जितना हम लोग एनर्जी सप्लाई किए थे, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए हर समय एनर्जी जो है ट्रांसफर होगा सराउंडिंग में। जैसे एक आपको एग्जांपल बताते हैं, हम लोग एक कैंडल लिए, ठीक है, कैंडल लिए और कैंडल को जला दिए। कैंडल को जब जलाते हैं तो जो हम लोग हीट दिए कैंडल को जलाने के लिए, माचिस का तिल्ली लेके इसको जलाएं, तो जो हम लोग हीट यहाँ पे दिए, जो एनर्जी हम लोग दिए, जब ये कैंडल जलेगा तो उससे ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, सराउंडिंग मतलब अपने आसपास ये क्या करेगा, लाइट भी देगा और हीट भी देगा। अगर हम लोग कैंडल के पास इतना हाथ लेके जाए तो क्या होता है, गर्म भी लगता है, यानी कि हीट एनर्जी भी है, और हम लोग देखते हैं कि कैंडल जब जल रहा है तो लाइट एनर्जी भी वहां से रिलीज हो रहा है। तो जो एनर्जी हम लोग दिए थे यहाँ पे, ठीक है, मैच स्टिक लेके गए इसको जलाने के लिए, तो जो एनर्जी हम लोग इसको दिए और जो एनर्जी ये रिलीज हुआ रिएक्शन के बाद, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो ज्यादा है जितना एनर्जी हम लोग यहाँ पे इसको दिए थे। यानी कि क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बर्निंग, मतलब हम लोग जब कैंडल को जलाते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक हम लोग क्या देखे थे, मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन कराए थे, क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। वो क्या करता था, एकदम सफेद चमकीला पूरा वो जलता था। तो वहां पे भी क्या होता था कि हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी वहां से रिलीज होता था, यानी कि वो भी क्या था, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है। कोई भी हम लोग फ्यूल जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी जलाएं, घर में एलपीजी गैस जलाएं, ये सब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिएक्टेंट केमिकल चेंज हुआ, प्रोडक्ट बनाया,
प्लस एनर्जी रिलीज होगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन रिएक्शन बहुत एसेंशियल है। क्यों? हम लोग को जो शरीर में एनर्जी मिलता है कुछ भी करने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आता है? यही रेस्पिरेशन रिएक्शन हम लोग के बॉडी के सेल में होता है, उसी के कारण आता है। हम लोग क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। खाना में हम लोग क्या खाएं कि जैसे आलू खाएं या फिर चावल खाएं, ब्रेड खाएं, ठीक है। उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? डाइजेशन के टाइम में इसको क्या करता है, और सिंपलर फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन होता है हम लोग के शरीर के अंदर। तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा कि ग्लूकोज है से ऑक्सीजन सेल में जाएगा, तो वहां पे ऑक्सीजन रहता है, वहां ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करेगा और क्या होता है? एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम लोग फिर उसको निकाल देते हैं बाहर, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है, ठीक है। क्या है? सबसे पहले रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होता है कि फूड सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है सिंपल कंपाउंड में डाइजेशन के टाइम में, ठीक है। अब हम लोग जो खाना खाए हैं, या तो ब्रेड खाए हैं, पोटैटो खाए हैं, राइस खाए हैं, वो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। अब ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा हम लोग के सेल में और क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में। इसी एनर्जी का यूज हम लोग सब चीज में करते हैं। कोई भी हम लोग काम करने के लिए वही एनर्जी का यूज करते हैं, चाहे वो सांस लेने के लिए हो, दौड़ने के लिए हो, बैठने के लिए हो, उठने के लिए हो, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए हो, खाना खाने के लिए हो, कोई भी टाइप का जिसमें हम लोग को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहीं से हम लोग को मिलता है, ठीक है। अब हम, ठीक है, अब ये एग्जांपल क्या है कि ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है? जिसमें क्या होगा कि हीट और एनर्जी सब रिलीज होगा। कोई भी सब्सटेंस है सो ऑक्सीजन से या कोई ऑक्सीडाइजर से रिएक्शन करेगा और क्या करेगा कि एनर्जी रिलीज करेगा, उसको हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग कोई मैच बॉक्स जलाएं, ठीक है, या फिर जो फ्यूल है बर्न होता है, हम लोग का जो व्हीकल चलाते हैं, कार या टू व्हीलर चलाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें फ्यूल बर्न होता है, तभी क्या होता है कि इंजन में क्या होता है? फ्यूल बर्न होता है और वही एनर्जी देता है, जिसके कारण से हम लोग व्हीकल को मूव कर पाते हैं, ठीक है। या तो फायर वर्क्स हम लोग जो करते हैं, घर में जो पटाखा ये सब जलाते हैं, वो सब क्या है? कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और ये सब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या एग्जांपल है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनाता है और एनर्जी रिलीज होता है। इसी तरह यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। ये हम लोग रिएक्शन देख चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या करता है? वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और एनर्जी रिलीज होता है। ये हम लोग कहाँ पे देखते हैं? जब चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि देखते हैं वो खोलने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? खोलने लगता है, यानी कि हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। तो ये सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्या देखेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। एवरीडे एग्जांपल्स देखेंगे और कितना ये प्राइमरी टाइप, इसका 3 टाइप का होता है, वो टाइप हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है, उसको एग्जांपल से समझेंगे। और एनसीईआरटी बुक में 3 दिया हुआ एक्टिविटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट रहेगा और केमिकल रिएक्शन के बाद 2 या 2 से ज्यादा हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? शादी, मतलब उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 रिएक्टेंट हुआ, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक रहेगा रिएक्टेंट और उसका ब्रेक डाउन होगा और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन
into two or more products is known as decomposition reaction। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, एक रिएक्टेंट रहेगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, मतलब वो टूटेगा और दो या दो से ज्यादा वो हम लोग को प्रोडक्ट देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है, ए बी, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी इसका रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि कोई भी एक रिएक्टेंट रहेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट हमको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, किस टाइप का ये रिएक्शन है, ये एक्चुअली अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये तलाक वाला रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, पेरेंट्स, ठीक है, और जब उन लोगों का तलाक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो क्या हो गया, फादर प्लस मदर दोनों अलग हो गए, यानी कि तलाक जैसा रिएक्शन, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, पहले हम लोग का क्या था कि मम्मी पापा पहले साथ में थे, जब ब्रेक डाउन हुआ, जब तलाक हुआ, तो मम्मी अलग पापा अलग हो गए। पहले एक रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन हुआ, तो हम लोग को क्या मिला, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल गया। हम लोग जानते हैं इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और इस साइड वाले को क्या हम लोग बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या हुआ कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए बी था रिएक्टेंट साइड में, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या मिला, ए प्लस बी मिला, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ठीक है। H2CO3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड जब केमिकल रिएक्शन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो क्या बनता है, डिकम्पोजिशन के बाद H2O वाटर बनता है और CO2 गैस बनता है, ठीक है। इसी तरह वाटर का जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, जब वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, क्या होता है वो बताएंगे, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोग बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक है। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये ब्रेकडाउन होता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलता है, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मतलब उसको पहचानने में भी हेल्प करेगा और उसका प्रॉपर्टी भी बताने में हम लोग को हेल्प करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम मस्ट है कि एक ही रिएक्टेंट होगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, बट रिएक्टेंट एक होगा। हम लोग देखे थे उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा था, ए बी, और क्या बनता था, ए प्लस बी, यानी कि रिएक्टेंट एक होगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में है, ठीक है। जो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, एसेंशियल नहीं है कि वो सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सो इंडोथर्मिक ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये जरूरी नहीं है कि वो इंडोथर्मिक ही होगा, लेकिन ज्यादा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, इंडोथर्मिक इन नेचर होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, यानी कि उसको एनर्जी की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए एनर्जी का भी जरूरत भी पड़ सकता है या तो वो एनर्जी रिलीज भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको होने के लिए हम लोग को एनर्जी है सो सप्लाई करना पड़ेगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दें, हीट के फॉर्म में दें या फिर लाइट के फॉर्म में दें, बट हम लोग को एक एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, ठीक है। तो ज्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसका ब्रेकडाउन होता है और वो सिंपलर कंपाउंड बनता है, ठीक है। जिसे हम लोग एक देखते हैं CaCO3, इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है, क्या बनाता है CO प्लस CO2, ठीक है। पहले ये क्या था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, CaCO3 था, ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, सिंपलर फॉर्म में आ गया।
यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रहता है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होता है और वो सिंपलर कंपाउंड हम लोग को मिलता है, ठीक है। थर्ड क्या है कि वही कि सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये जरूरी नहीं है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन ही हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। क्यों एंडोथर्मिक होता है? क्योंकि हम लोग को कोई एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। जहां भी हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद इंडोथर्मिक रिएक्शन भी देखेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि ऐसा रिएक्शन जिसको होने के लिए हम लोग को एनर्जी को सप्लाई करना पड़े, यानी कि उस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। वो रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ज्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इंडोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, ठीक है। क्या बनाया इधर? दो प्रोडक्ट बनाया, यानी कि एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक नेचर में होगा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन के बाद, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टेंट है और दो से ज्यादा हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन ये क्या होता है कि एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इंडोथर्मिक नेचर का नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा कि एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है? एक्सोथर्मिक नेचर का। ये जो नीचे वाला जो रिएक्शन है, जिंक कार्बोनेट के जब इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, डिकम्पोज करके क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हीट सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी इसमें दे रहे हैं, ठीक है। इसको एनर्जी की जरूरत है इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन होने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि ये किस टाइप का रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक ही होता है। यानी कि उसको करने के लिए हम लोग को एनर्जी है उसको देना पड़ेगा। क्यों एनर्जी देना पड़ेगा? यहाँ क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो सिंपलर कंपाउंड में वो आएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एनर्जी दिए, ब्रेक डाउन हुआ, तभी तो वो सिंपलर कंपाउंड बनेगा। तो वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग एनर्जी का इसमें सप्लाई करते हैं। अब हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख सकते हैं हम लोग। जो रेस्पिरेशन होता है, जो खाना पचने का प्रक्रिया है और हम लोग को शरीर को उससे एनर्जी जो मिलता है, ठीक है। डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है, हम लोग जो खाना लिए उसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सब क्या होता है? ब्रेक डाउन होकर न्यूट्रिएंट बनता है। उसी से हम लोग को क्या होता है? शरीर को एनर्जी मिलता है। वही एनर्जी का यूज हम लोग क्या करते हैं? पढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और भी क्या है? अब जैसे बायोगैस प्लांट आप लोग अभी देखें कि नहीं देखें मालूम नहीं। बायोगैस में क्या होता है कि एक नीचे क्या होता है? एक टैंक बना हुआ होता है। उसमें क्या करता है कि काऊ डंग, गाय का गोबर डाल दिया, ठीक है, फल सब्जी सब जो सड़ा हुआ है वो डाल दिया, पत्ती सब डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है क्या करता है कि ये जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस सब क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन करके क्या होता है कि मेथेन गैस रिलीज होता है। वही मेथेन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। उसी का यूज हम लोग क्या करते हैं? घर में खाना वाना बनाने के लिए वो वहां से एक पाइप से क्या करता है? उसको लेके घर में कर दिया, उसका क्या हुआ? बर्नर में हम लोग जलाते हैं, वही मेथेन गैस निकलता है, वहां से आग पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग घर में खाना वाना बनाने के लिए यूज करते हैं, लाइट ये सब के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल लाइफ में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत जगह पे होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको किस आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया, क्या है बेसिस इसका कैटेगरी में बांटने का, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं डिकम्पोजिशन, ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी
देना होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम लोग क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करते हैं। अब हम लोग किस टाइप का एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, उसी पे इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर हीट एनर्जी दे रहे हैं ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, यानी कि उस कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो, तो बॉन्ड को जो टूटता बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर हम लोग एक्सपोजर ऑफ लाइट में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे थर्मल रिएक्शन का एक, अभी इसको अच्छे से बताएंगे, अब इसी तरह एक एग्जांपल दिखाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या किया हम लोग, जब हीट सप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इससे हम लोग वाटर का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या हम लोग को मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि हम लोग इसे यहाँ पे लिए सिल्वर ब्रोमाइड लिए, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड लिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट का एक्सपोजर करते हैं तो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर बन जाएगा और ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं कि हम लोग क्या किया, हीट एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किया, यानी कि ये क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंड में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग सप्लाई किए तब ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और थर्ड में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपोजर ऑफ लाइट है, यानी कि ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब हम लोग एक एक करके सब देखते हैं, जितना भी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, और जो भी कुछ एक्टिविटी मेंशन है एनसीईआरटी में उसको भी हम लोग समझेंगे। हम लोग देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब क्या होगा कि हीट एनर्जी इसमें लगेगा, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक और किस तरह से इसको बोल सकते हैं कि अब एक क्या रहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट रहता है, ठीक है, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि इस रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्टेंट था, हीट एनर्जी दिया तो ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, A+B मिला। तो जिसमें ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग को हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़े ताकि रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन हो, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज इनिशिएटेड बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट को हीट का जरूरत होगा, ठीक है, यानी कि हम लोग को रिएक्टेंट का ब्रेकिंग डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा और सिंपलर कंपाउंड्स हम लोग को मिलेगा या सिंपलर सब्सटेंस हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग को हीट का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा ताकि रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन हो, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर मोस्टली इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो भी थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो कि हम लोग एनर्जी उसको दे रहे हैं हीट के फॉर्म में, तो यानी कि ये क्या होगा, इंडोथर्मिक ही होगा मोस्टली। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं, क्या है ये, फेरस सल्फेट है। जब फेरस सल्फेट का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोग क्या किए, हीट सप्लाई की, ठीक है, हीट एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किए। तो ये क्या होगा, पहले हम लोग को फेरिक ऑक्साइड मिलता है, उसके बाद
सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फेरस सल्फेट है ये किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये जो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा ये भी हम लोग को किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो हम लोग को मिलेगा गैसियस फॉर्म में। ठीक है, हम लोग फेरस सल्फेट का ब्रेकडाउन करने के लिए हीट सप्लाई किए। फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन है ये एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, तो हम लोग समझते हैं इस एक्टिविटी को। ठीक है, ये एक्टिविटी क्या है? एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 एक्टिविटी इसमें क्या बोलता है कि आप फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लो, उसको ट्यूब में डालो और उसको हीट करके देखो कि क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग को मटेरियल क्या लगेगा? फेरस सल्फेट क्रिस्टल लगेगा। ठीक है, और एपरेटस क्या लगेगा? एक बर्नर लगेगा और एक ट्यूब लगेगा। ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करेंगे? एक टोंग्स लेंगे, इससे पकड़ेंगे और बर्नर के ऊपर रख के इसको हीट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग क्या किए? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल हम लोग ट्यूब में ले लिए। ठीक है, अब फेरस सल्फेट जो है, जब हम लोग फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिए तो उसमें क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल भी रहता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या है? FeSO4 7H2। ठीक है, अब जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो अवेलेबल था क्रिस्टल में वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए? FeSO4 7H2O, ये जो क्रिस्टल था इसको हम लोग क्या किए? हीट किए। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट मिलेगा। ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस फॉर्म में मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या किए? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिए ट्यूब में। ठीक है, इसको बर्नर के ऊपर रख के गर्म करने लगे। तो अब क्या कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल में क्या था कि वाटर मॉलिक्यूल भी अवेलेबल था। अब जब हम लोग उसको गर्म किए तो क्या हुआ? सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ? वो जो क्रिस्टल है उससे निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या मिल गया? एनहाइड्रस, मतलब कि ऐसा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जिसमें वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, यानी कि हम लोग को FeSO4 मिल गया। ठीक है, ये जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है ये किस कलर का होगा? ठीक है, ये होगा लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है, ये शुरू में किस कलर का था? लाइट ग्रीन कलर का था। जब हम लोग इसको गर्म किए तो क्या हुआ कि वाटर निकल गया, तो अभी किस कलर का हो जाएगा? यहाँ पे जगह हम लोग क्या मिला? फेरस सल्फेट मिल गया, एनहाइड्रस। ये किस कलर का मिला? जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो व्हाइट कलर का। ठीक है, यानी लाइट ग्रीन कलर से जब हम लोग इसको हीट किए तो किस कलर में आ गया? ये व्हाइट कलर में, जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग हीट करते रहे तो क्या हुआ कि फेरस सल्फेट, जब हम लोग को पहले फेरस सल्फेट था उसमें क्या था? वाटर मॉलिक्यूल भी अवेलेबल था। जब गर्म किए तो हीट किए तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टल से बाहर आ जाता है। तो हम लोग क्या मिलता है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4 हम लोग को मिल गया। अब FeSO4 को हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद हमको 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो फेरस सल्फेट जब हम लोग इसमें हीट और उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, अब क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? ये दोनों गैस है। क्या होगा? ये दोनों बाहर निकलेगा, ट्यूब से बाहर निकलने लगेगा। जब हम लोग इसको ट्यूब से बाहर निकल रहा है, ये हम लोग को जब इसका गंध लगेगा तो क्या कि पंजेंट स्मेल होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा। ठीक है, और थोड़ा रोटरी एक जैसा ये थोड़ा सा इसका
स्मेल आता है, ठीक है, थोड़ा सल्फर जैसा इसका स्मेल आएगा। तो यही है एक्टिविटी में मेंशन। इसको अभी हम लोग फिर से एक वीडियो में देखेंगे, छोटा वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइमस्टोन में जब हम लोग हीट सप्लाई किए, यानी किस टाइप का रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमको दो मिल रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं ताकि ब्रेकडाउन या डिकम्पोजिशन हो, तो इसलिए ये किस टाइप का रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग हीट सप्लाई किए तो क्या बनता है, क्विक लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये जो क्विक लाइम है इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन सीमेंट का है सो इम्प्रूव करता है, यानी कि सीमेंट है सो ज्यादा वाटर को रिटेन करेगा, ज्यादा वाटर को होल्ड करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, क्विक लाइम सीमेंट का है सो ये जो इम्प्रूव कर देगा वर्केबिलिटी और प्लास्टिसिटी, यानी कि एक बार जो शेप ले लिया सीमेंट वो फिर चेंज जल्दी से नहीं होगा, ठीक है। तो वो सीमेंट में वो क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग सीमेंट का यूज करके कोई चीज बनाए और उसका शेप है चेंज हो जाए, अगले दिन हम लोग देखें। तो ये क्या करता है, प्लास्टिसिटी सीमेंट का इंक्रीज करता है क्विक लाइम, तो इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। इस क्विक लाइम का हम लोग यूज करते हैं स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी। क्यों यूज करते हैं, जब हम लोग स्टील बनाते हैं तो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस में इस जो क्विक लाइम है इसको हम लोग डालते हैं फ्लक्स के रूप में, ठीक है। फ्लक्स के रूप में क्यों डालते हैं, तो ताकि जो इम्प्योरिटी है वो वहां से इसको रिमूव कर सके, इम्प्योरिटी को ये क्या कर सके, हटा सके, ठीक है, स्टील से। तो क्या इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका जरूरत नहीं है लेकिन वो बन गया है, ठीक है। तो जैसे जब स्टील बनाएंगे तो क्या होगा कि सल्फर वहां पे रहता है, सिलिका बन जाता है, मैग्नीज बन जाता है। तो ये सबको वहां से हटाने के लिए, इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्विक लाइम को फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। फिर इस क्विक लाइम का और भी यूज है, माइनिंग इंडस्ट्री में यूज है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में यूज है, ठीक है। हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट के लिए क्विक लाइम का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारा इसका यूजेज है, इसलिए इस रिएक्शन को बताएं। ये एक्टिविटी 1.6 है एनसीईआरटी का। ये हम लोग समझते हैं क्या बोलता है कि लेड नाइट्रेट लेना है, ट्यूब में इसको डालना है और हम लोग को क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। और हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि इस रिएक्शन क्या होता है, हीट जब हम लोग करते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को मटेरियल क्या लगेगा, लेड नाइट्रेट लगेगा, ठीक है। हम लोग लेड नाइट्रेट ले लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। हम लोग को इसको हीट करना है तो एक बर्नर हम लोग ले लिए, टोंग्स ले लिए ताकि ट्यूब को पकड़ सके टोंग्स से, ठीक है। हम लोग टोंग से ट्यूब को पकड़े और बर्नर के ऊपर रखें और ट्यूब में क्या है, लेड नाइट्रेट है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करने लगते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ब्राउन फ्यूम निकलता है, ठीक है। ब्राउन कलर का फ्यूम निकलने लगता है। वो क्यों निकलता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ये निकलता है, ठीक है। यहाँ क्या है, लेड नाइट्रेट है,
लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग क्या किए, हीट सप्लाई किए। हीट सप्लाई किए तो हम लोग देखते हैं कि इधर एक रिएक्टेंट है, इधर 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, और हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि किस टाइप का रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक रिएक्टेंट क्या हुआ, जब हम लोग हीट सप्लाई किए तो वो हम लोग को 3 प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हम लोग लेड नाइट्रेट लिए थे, हीट सप्लाई किए तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्रेकडाउन के बाद बना, ये क्या होगा कि ट्यूब से बाहर निकलेगा और उसका कलर क्या रहेगा, ब्राउन रहेगा, ठीक है। यही ब्राउन कलर का फ्यूम रहता है, ठीक है। ब्राउन कलर का जो फ्यूम निकलता है जब हम लोग हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को ट्यूब में, तो किस कारण से वो ब्राउन कलर का फ्यूम हम लोग को दिखता है, क्योंकि हम लोग को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, ठीक है, और वो जब ट्यूब से बाहर निकलता है तो हम लोग को वो ब्राउन कलर का फ्यूम दिखता है, ठीक है, और ऑक्सीजन बनेगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको होने के लिए हम लोग को क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें सप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी कि एक रिएक्टेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ तो क्या बना, A+B। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको होने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा, तो हम लोग उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, इसके बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए, बॉन्ड इसका ब्रेक डाउन होगा तभी तो हमको, रिएक्टेंट एक है, इसका जब ब्रेक डाउन होगा तभी तो हमको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट के ब्रेकडाउन होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा, तब इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। हम लोग क्या किया, AB था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए तो ये क्या हुआ, A+B दे रहा है, यानी कि एक रिएक्टेंट था और 2 हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसको हम लोग इनिशिएट करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसलिए रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक डाउन बॉन्ड्स, ठीक है। इसका बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देना होगा, ठीक है। और हम लोग एक्चुअली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ये रिएक्शन है, सो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो भी रिएक्शन में हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़े या वो रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो हम लोग उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा नेचर में, ठीक है, यानी कि हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो क्या होगा, हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। इसी तरह
सोडियम क्लोराइड क्या है कि जब ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो ये है डिकम्पोजिशन, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में यानी कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, हम लोग इसको क्या किया, सोडियम क्लोराइड को है सो हाई टेम्परेचर पे, इसको हाई टेम्परेचर पे हम लोग इसको क्या करते रखते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो जब सोडियम क्लोराइड हम लोग को मोल्टेन स्टेट में मिल गया, हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइसिस इसका करते हैं, तो क्या हम लोग को मिलेगा, सोडियम और क्लोरीन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.7 जो एनसीईआरटी बुक का है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का हम लोग को बोला करने के लिए और कुछ एक्सपेरिमेंट बोला करने के लिए कि जब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोला है प्लास्टिक का मग हम लोग को लेना है। ठीक है, प्लास्टिक का मग हम लोग ले लिए, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये प्लास्टिक का मग हम लोग लिए, बोलता है दो रबर स्टॉपर इसमें लगाने के लिए, तो हम लोग 2 रबर स्टॉपर लगा दिए। ठीक है, उसका क्या बोलता है कि इसमें ये जो रबर स्टॉपर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड, ये और ये दोनों इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को बोलता है इसमें इंसर्ट करने के लिए, हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोड को इसमें डाल दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है ऐसा कोई कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सके, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग एनोड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको एनोड बोल रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इसलिए इसको कैथोड बोल रहे हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो एनोड और कैथोड, ठीक है, एक तरह से ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ। ऐश्वर्या राय क्या है, हर समय ये बेहतरीन एक एक्ट्रेस थी। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव से समझ सकते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा उसको एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है, कैटरीना कैफ क्या ऐश्वर्या राय से थोड़ा कमजोर एक्ट्रेस है। ठीक है, एक्टिंग इसका ऐश्वर्या राय से कमजोर है थोड़ा कैटरीना कैफ का, तो हम लोग इसको कैथोड को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से थोड़ा याद कर सकते हैं। हम लोग इसी तरह याद किए थे, कोई शायद बताया था टीचर या कोई फ्रेंड बताया होगा, तो हम लोग इसी तरह याद किए थे। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, मग लिए। ठीक है, इसमें रबर स्टॉपर लगा दिए, यहाँ पे मग के नीचे में 2 छेद किए, उसमें रबर स्टॉपर लगाए। रबर स्टॉपर में हम लोग क्या किए कि 1-2 हम लोग उसमें इलेक्ट्रोड है सो यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इसको पानी से हम लोग को, ये जो जग लिए थे, जो मग लिए थे, इसमें हम लोग क्या बोलता है, पानी से इसको भरने के लिए। ठीक है, ऐसा भरना है कि ये जो हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं वो पानी में इमर्स हो जाए, मतलब पानी में डूब जाए। तो हम लोग पानी थोड़ा, ये क्या क्या जितना इलेक्ट्रोड है उससे थोड़ा ऊपर तक हम लोग पानी में ले लेंगे तो इलेक्ट्रोड डूब जाएगा, इमर्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या किया, पानी थोड़ा ले लिए, इससे ऊपर तक पानी ले लिए। अब क्या है कि बोलता है कि पानी में थोड़ा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। क्यों बोलता है, प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, तो क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाता है, यानी कि ये अच्छा कंडक्टर बनता है, गुड कंडक्टर हो जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के जगह हम लोग चाहें तो सॉल्ट भी इसमें हम लोग मिला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पानी में क्या किए, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए ताकि इसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, हम लोग पानी ले लिए। अब क्या बोलता है कि 2 ट्यूब हम लोग को लेना है। ठीक है, 2 ट्यूब लिए, उसमें क्या करता है, बोलता है कि पानी दोनों ट्यूब में भर देना और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे रखना है कि ये इलेक्ट्रोड ऐसे पूरा ढक जाए ये दोनों ट्यूब से। अब हम लोग देखते हैं, रबर स्टॉपर है, ये जग हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हम लोग कैथोड बोले। ठीक है, ये दोनों ट्यूब लिए, ये जो ब्लैक कलर से दिखा ये दोनों क्या है, ट्यूब है, जिसको हम लोग ढक दिए हैं दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड को और एनोड को। ठीक है, अब जब हम लोग इसको क्या करते हैं कि 2 तार लेते हैं और 6 वोल्ट बैटरी से इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग 6 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए। अब यहां पे क्या है, ये स्विच है, ये स्विच है।
अभी ये ऑफ था, अब जब इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा इस सिस्टम में, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाने लगेगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा कि वाटर क्या होता है H2O, तो इसको क्या करेगा, आयंस में इसका ब्रेकडाउन कर देगा। तो हम लोग को दो टाइप का आयन मिलेगा, एक मिलेगा H+ और दूसरा मिलेगा OH-, ठीक है। हम लोग को H2O में जब हम लोग क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें हम लोग दिए तो क्या हम लोग को मिलता है, H+ आयन मिलता है और OH- आयन मिलता है, ठीक है। H+ आयन मिला, OH- आयन मिला। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो रहता है वो अट्रैक्ट करता है ईच अदर को, ठीक है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सही है। हम लोग जान रहे हैं कि ये H+ आयन है, ठीक है। तो जो भी आयन रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगा उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज आयन रहेगा उसको हम लोग एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और हम लोग जानते हैं कैथोड क्या है, इसमें क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है कैथोड में, ये कैथोड है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो है सो अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो कैथोड पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि H+ आयन यहां पे जाएगा, इसमें H+ आयन, ठीक है। H+ आयन इसमें जाएगा, यानी कि अब क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा, जब देखिए कुछ देर के बाद जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास किए इस सिस्टम में और कुछ देर तक हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको इसी तरह रहने देंगे। कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि बबल फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। पानी में बबल फॉर्म होने लगेगा। वो क्यों फॉर्म होता है, ऑक्सीजन गैस के कारण और हाइड्रोजन गैस जो बनता है ट्यूब के अंदर, उसके कारण से वो बबल फॉर्म होने लगता है। और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है गैस, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जब बनेगा तो क्या भाई ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा ये ऑक्सीजन गैस मिलेगा और जो यहां मिलेगा वो हाइड्रोजन मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या था, जब H2O का ब्रेकडाउन हुआ आयंस में तो हम लोग को H+ और OH- आयन मिला। H+ आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज के तरफ। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो किस वाले ट्यूब में जाएगा, कैथोड वाले ट्यूब में जाएगा, यानी कि इस ट्यूब में जाएगा। अब ये क्या होगा, जब गैस बनने लगेगा तो देखेंगे हम लोग बबल फॉर्म हो रहा है, गैस क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलने लगेगा। सेम चीज होता है एनोड में। हम लोग जानते हैं कि एनोड क्या है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। वाटर का जब ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग को नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन हम लोग को मिला, OH- आयन मिला, नेगेटिव आयन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो एनायन किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसके तरफ, यानी कि एनोड के तरफ अट्रैक्टिव होगा OH-। एनोड है सो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन है, OH- आयन। तो OH- आयन कहां पे जाके ये कलेक्ट होने लगेगा, इस वाले ट्यूब में, एनोड वाले ट्यूब में। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मिलने लगेगा। तो क्या होगा कि बबल फॉर्म, ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, पहले थोड़ा बबल जैसा दिखेगा, तो बबल फॉर्म होने लगेगा। तो ये ऑक्सीजन गैस जो भी बनेगा ये ऊपर में जाके ये जो खाली जगह है वहां पे क्या होगा, जमा होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ से ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज और इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिला और जो हाइड्रोजन गैस हम लोग को मिला, जब हम दोनों का क्वांटिटी देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि जितना ऑक्सीजन गैस है उससे डबल क्वांटिटी में हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिला है, ठीक है। जितना ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिला है उसके डबल क्वांटिटी में हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिला है। तो उसके लिए क्या है, एक और रिएक्शन यहाँ पे देखो, हम लोग क्या लिए थे,
वाटर लिए थे, ठीक है, इसका हम लोग क्या कराए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराए थे, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलता है, H2 प्लस O2, ठीक है। जब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2H2 होगा, 2H2O, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी हाइड्रोजन का 4 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 4 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है उससे डबल हम लोग को हाइड्रोजन मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोले थे कि बैलेंसिंग, आपको बैलेंसिंग यही हम लोग को बताता है कि कितना रिएक्टेंट लेंगे तो कितना हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। हम लोग बैलेंसिंग के टाइम में ये समझे थे कि बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसलिए कि कितना हम लोग रिएक्टेंट लिए हैं, कितना हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट का हम लोग को जरूरत है, ये हम लोग को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही बताता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना हम लोग वाटर लिए तो जितना ऑक्सीजन बन रहा है उससे डबल क्वांटिटी में हम लोग को हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा उससे डबल क्वांटिटी होगा हाइड्रोजन गैस का। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बोलता है कि ऐसा करना है कि अब हम लोग ये जो ट्यूब है इसको हम लोग अच्छे से धीरे धीरे करके निकालते हैं, ठीक है। निकाल के इसको क्या करते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं ताकि वो गैस बाहर नहीं निकले। और एक जलता हुआ कैंडल, ठीक है, दोनों ट्यूब के पास बोलता है लाने के लिए, कि लाते हैं दोनों ट्यूब के पास, और क्या होता है वो ऑब्जर्वेशन हमको बताना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जब एक जलता हुआ कैंडल हम लोग इसके पास लेके आएंगे ऑक्सीजन गैस के पास, तो और ज्यादा स्ट्रांगली वो जलने लगेगा, ठीक है, और विगरसली वो बर्न होने लगेगा वो कैंडल सॉरी। और दूसरे में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। जो उसमें हाइड्रोजन गैस हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के सामने जब हम लोग कोई भी कैंडल लाते हैं तो एक पॉप करके साउंड करता है। तो जब इस वाले ट्यूब को हम लोग अच्छे से धीरे धीरे निकालेंगे, ठीक है, और एक जलता हुआ कैंडल इसके सामने लाएंगे तो क्या करेगा, वो पॉप करके साउंड करेगा, जो बताता है कि इस वाले ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे और विगरसली वो बर्न होने लगता है कैंडल, तो वो बताता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस है। अब है कि इतना तो हम लोग पढ़ लिए, इतना ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन वाटर हम लोग पढ़ लिए। आखिर इसको पढ़ना क्यों जानना है इस चीज को, ये भी जानेंगे। तो अभी बताते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एप्लीकेशन क्या है वो आगे बताते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम लोग देख लिए थे। अब क्या बोलता है कि जो ये सिस्टम था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड को जिस ट्यूब से हम लोग इसे कवर किए थे उस ट्यूब को हम लोग को निकाल के बोलता है कि उसके पास एक जलता हुआ कैंडल लेके जाना और देखना है कि क्या होता है, और ऑब्जर्व करके बताना है कौन सा गैस है, ठीक है। हम लोग इस कैंडल को क्या किया, निकाले, ठीक है। तो ट्यूब 1 में क्या होता है, ट्यूब 1 क्या था, ये एनोड था, ठीक है। एनोड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट किसको करेगा, OH माइनस आयन को, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज यानी कि यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, जब हम लोग इस ट्यूब को निकालते हैं और वो जो कैंडल जल रहा है या फिर मैच स्टिक को कुछ को भी लेकर वहां पे जाते हैं तो वो क्या करेगा, और तेजी से जलने लगता है, ठीक है, और विगरसली वो बर्न होने लगता है। तो वो क्या बताता है, इंडिकेट करता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस ऐसा मौजूद है वो ट्यूब में, ठीक है। तो ट्यूब 1 का हो गया। ट्यूब 2 को भी इसी तरह हम लोग जब निकाले, ठीक है, इसको ट्यूब 2 को भी निकाले, ठीक है। ट्यूब 2 क्या था, उसमें कैथोड था, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड था ये क्या था, कैथोड था। यानी कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा H+ आयन को, यानी कि इसमें हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जमा होगा इसमें। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग इसको अच्छे से निकाले, ठीक है, बंद करते हैं और एक जलता हुआ कैंडल या मैच स्टिक कुछ भी इसके सामने लेके जाते हैं, ठीक है। जब इसके सामने लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉप साउंड आएगा, जैसे हम लोग छोड़े और वो जब वो गैस है सो बर्निंग कैंडल के जब संपर्क में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, पॉप करके साउंड करेगा, ठीक है। तो वो क्या बताता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, ठीक है। इतना जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़े, इसको जानने की जरूरत क्यों है,
ठीक है, इसका कुछ तो यूज होगा, इसलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ गया। ठीक है, तो क्यों इसका हम लोग क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़े, अब हम लोग जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, पहला एप्लीकेशन कहाँ है, टू जनरेट ऑक्सीजन इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर का वो लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, हम लोग जानते हैं ये ऑर्बिट में है, सो घूमता रहता है। ठीक है, और ये रिसर्च करता है स्पेस के बारे में। ठीक है, ये सब के बारे में, और जब भी कोई क्रू एस्ट्रोनॉट सब जाते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं वो लोग अगर रुकना चाहे तो। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी दो है, एक चाइना बनाया, एक अमेरिका, रसिया, जापान, कनाडा और यूरोप के कुछ कंट्री मिलके एक स्पेस स्टेशन बनाया। इसरो भी शायद इसके बारे में सोच रहा है लॉन्च करने के बारे में। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में और ऑक्सी हाइड्रोजन गैस बनाने में, जिसका यूज होता है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, और फिर हैवी वाटर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जितना भी वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहा है उसका 5% जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इतना इसका एप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का पढ़ाई किए, उसके बारे में जाने। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें क्या होगा कि हम लोग जब इस पे लाइट का एक्सपोजर करते हैं तो क्या होता है कि रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्टेंट एक रहेगा लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बन सकता है। ठीक है, रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट हम लोग को 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स है। अगर ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए अगर हम लोग को लाइट एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा, लाइट के फॉर्म में रहेगा, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी लाइट क्या करता है, लाइट है सो रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, लाइट एनर्जी है, उसका जरूरत होगा जो रिएक्टेंट है उसका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच a compound gets broken down under exposure of light is called photolytic decomposition reaction। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले क्या है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट हम लोग को दो मिल रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो वही है कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, रिएक्टेंट एक रहेगा, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए हम लोग को लाइट एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक है, ये लाइट के प्रेजेंस में ही ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग को यहाँ पे एनर्जी इस रिएक्शन को होने के लिए इसको क्या होगा कि एनर्जी का जरूरत है। ठीक है, यानी कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इंडोथर्मिक नेचर का होगा, यानी कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर क्लोराइड को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, इसका बॉन्ड है सो ब्रेक होता है, और हम लोग को क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और हम लोग को सिल्वर मिलता है और ब्रोमीन मिलता है, ब्रोमीन गैस मिलता है। ये इसका यूज कहां पे होता है, फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.8। इसमें क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड को लेना है वॉच ग्लास में। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को वॉच ग्लास में लेना है, और इसको फिर हम लोग क्या करना है, सनलाइट में, मतलब कि धूप में ऐसे लेके जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, क्या वहां पे चेंज हुआ, वो सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग ऐसे वॉच ग्लास लिए, इसमें सिल्वर क्लोराइड ले लिए। ठीक है, और इसको क्या किया, हम लोग रूम से बाहर लेके जाते हैं सनलाइट में। तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, पहले सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, व्हाइट था। ठीक है, जब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग जाके सनलाइट में लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रे में। ठीक है, अब ग्रे क्यों हुआ, सिल्वर क्लोराइड पहले था। ठीक है, हम लोग इसको वॉच ग्लास में लिए, सनलाइट में लेके जब गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। तो ये जो सिल्वर है इसका कलर होता है ग्रे, इसी के कारण ये जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो चेंज हो जाता है, उसका कलर ग्रे हो जाता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, रिएक्टेंट एक है और हम लोग को दो प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और हम लोग सनलाइट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है।